श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज आपके समक्ष एक ऐसी विशेष हस्ती को पेश करना चाह रहा हूं जिनकी चर्चा हमने पूरे शहर में बहुत अच्छे में सुनी। साथियों, हम जब कहते हैं कि रेडियो बूस का लक्ष्य ह्यूमन बीइंग्स की मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग की तरफ बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को कई बार ऐसे विरले डॉक्टर मिल जाते हैं जो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। ऐसे ही शख्सियत के मालिक डॉक्टर राजदेव पेट्रो से हमारी मुलाकात हुई है। मेरे साथ डॉक्टर भावना चोपड़ा हैं, प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी मेडिकल प्रोफेशन में बहुत देर काम करते रहे हैं। डॉक्टर भावना तो अभी भी एक गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करती हैं और मुझे भी इस बात का गर्व है, हालांकि मेरी अपनी वाइफ भी गायनेकोलॉजिस्ट रही थी, इसलिए उन डॉक्टर से बातचीत करना जो एक ह्यूमन अप्रोच को लेकर अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, हमारे लिए बड़े फख्र की बात होती है। तो इस सिलसिले में हम डॉक्टर राजदेव पेट्रो से आज मुलाकात करेंगे और मैं इनसे विस्तार से बात करूंगा और आप देखेंगे कि इनकी एक एक बात के पीछे धार्मिक प्रवृत्ति भी है, वेदों का अध्ययन भी है, गीता में फेथ भी है और इनकी अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन MBBS, MD और बाहर की डिग्रीज भी इनके क्रेडिट पे। तो साथियों, हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर राजदेव पेट्रो से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें अपने आप में ये प्रिविलेज लग रहा है कि आज हम आप जैसे डॉक्टर के साथ बातचीत करें। धन्यवाद। पहले मैं मुकेश गंभीर साहब से करूंगा, इनकी उदारता है और इन्होंने अपनी कीमती वक्त मेरे लिए निकाले हैं क्योंकि आप इनके श्रोता हैं, आप इनको फॉलो करते हैं और मेरे लिए आज सौभाग्य है कि मैं आज चुना गया आज किसी की नज़रों में और मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले से भी और गंभीर साहब से भी और प्रवीण साहब से और डॉक्टर साहब से। मैं संक्षिप्त में ये कहूंगा कि जिंदगी में हासिल कुछ नहीं होता, जिंदगी एक कारवां है, हमें चलते रहना है। जो आप खो चुके हैं वो वापस नहीं आता और जो आ रही है उसके लिए तैयार रहिए और जो मिल जाती है वो आपके लिए एक गिफ्ट है, एक ब्लेसिंग है। वो मेरा जीवन का मूल उद्देश्य रहा है और हाँ, मैं खुशकिस्मत रहा हूँ कि ऐसे माता पिता के चरणों में जन्म लिया जिन्होंने मेरी पूरी परवरिश की और ऐसे परवरिश की कि मैं एक डॉक्टर बना। मैं MBBS हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंटरनल मेडिसिन, उसके बाद मैंने पल्मोनरी मेडिसिन में की, क्रिटिकल केयर में की। फिर मुझे मौका मिलता गया, मैं वो खुशनसीब इंसान था जिसके सर पे कोई बोझा नहीं थी फैमिली का। तो मैं US में PG डिप्लोमा किया मैंने कार्डियोलॉजी में, उसके बाद मैंने कार्डियक इमरजेंसी में बोस्टन में था और एक अनछुआ पहलू मेरे साथ ये रहा कि अगर मैं किसी चीज़ पे हूँ तो पूरी तरह उत्तीर्ण होकर उस पर मैं काम करूँ और जनमानस के लिए जो हो पाए मैं करूँ, क्योंकि ना मैं अच्छा अभिनेता हूँ, ना मैं नेता बन सकता हूँ, ना मैं गायक हूँ, ना मैं लेखक हूँ। मेरे से जो हो सकता है वो उपचार के जरिए मैं जो भी मेरे से हो सके सही मायने में सच्चे दिल से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस जर्नी में मुझे एक डायबिटिक पेशेंट की हालत एक हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में जब मैंने देखा और उसकी पूरी फैमिली को देखा और उस फैमिली में मैंने देखा कि बच्चे से लेके उनके दादा दादी तक उस पेशेंट जो आईसीयू में पड़े थे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस लेके,
वो मुझे मेरे मन को झिझोड़ दिया, जिसके कारण मैं डायबिटीज़ पे फेलोशिप करने लगा। और डायबिटीज़ की फेलोशिप कंप्लीट करते हुए मैं यूके से जब वापस डिग्री ली तो मैं अपने मन बना चुका, मेरी इंटरेस्ट डायबिटीज़ पे रही। और मेरे लिए एडवांटेज ये हो गया कि मैं किसी भी पेशेंट को देखता हूँ तो मैं खुश हूँ कि मैं MBBS बड़ी स्ट्रांगली की, क्योंकि जो बेसिक्स और प्रिंसिपल्स MBBS में सिखाते हैं जो गुरुजन, वो रियली अच्छी चीज़ सिखाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन सुपर स्पेशलाइजेशन आपको एक सब्जेक्ट में मास्टर जरूर बनाती है, लेकिन आपकी पूरी जो आर्ट ऑफ टीचिंग है वो MBBS से आता है। मैं मेरे माता पिता और उन गुरुजनों को और उन दोस्त यारों को जो बचपन के थे उन्हें शुक्रगुजार इसलिए करता हूँ क्योंकि वो वैदिक स्कूल्स, वो आश्रम जहाँ गोबर लिपन से लेकर, कारपेंट्री से लेकर, घुड़सवारी से लेकर और मल्लयुद्ध से लेकर मानसिक तनाव को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और फिर भी आप अपनी संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए एक डिसिप्लिन्ड इंसान कैसे बन सकते हैं, एक अनुशासित प्रतिष्ठित इंसान बनने से पहले एक अनुशासित इंसान कैसे बन के रहेंगे वो सिखाया। तो मैं फिजिशियन हूँ दोस्तों, और आज मेरा इंटरेस्ट है डायबिटीज़। और क्यों ना हो डायबिटीज़ पे इंटरेस्ट, क्योंकि ये देश अब बहुत जल्दी डायबिटीज़ कैपिटल होने वाला है वर्ल्ड का, और बहुत पैमाने पर हमारे खान पीन बहुत सारे बदल रहे हैं और डायबिटीज़ धीरे धीरे चपेट रही है। और आपको मेरे कहने से पहले ही आपको पता होगा आपके आस पड़ोस, आपके दोस्त यार में भी डायबिटीज़ होंगे। आज बीच बीच में उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। फिर से शुक्रगुजार हूँ गंभीर साहब कि आप अपने समय दिया। श्रोताओं, तो आपने देखा कि वो शख्स जो हाईएस्ट लेवल की क्वालिफिकेशंस रखता है लेकिन अपने माता पिता का शुक्रगुजार है, अपने गुरुओं का शुक्रगुजार है जिसने उनको इस लियाकत को बख्शा है कि आज एक होलिस्टिक अप्रोच लेके। और श्रोताओं, मैं आपसे ये बात साझा करते हुए प्राउड फील कर रहा हूं कि हम एक ऐसे शख्स के पास बैठे हैं जो अपने पेशेंट्स के बारे में बात करके ज्यादा राजी है बनिस्बत की वो क्या कमाई कर रहे हैं, कितना पैसा वो इकट्ठा कर सकते हैं, इसके बारे में उनका सेकेंडरी दर्जा है, जबकि पेशेंट्स उनका पहली प्रायोरिटी है। मैंने डॉक्टर साहब को अपनी एक रुबाई कही है कि यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया, यहाँ भरपेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया है। जिंदगी के स्वाद यहाँ भूख में वाबस्ता हैं, जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया है। साथियों, ये जो डॉक्टर हमारे से बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं और ऑथेंटिक ढंग से ये बात कहना चाहता हूं कि ये सारी सोच, ये सारी अप्रोच सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे उन डॉक्टर्स के लिए भी है जो सिर्फ पैसे के लिए भाग रहे हैं, वो अपने कोठियां बढ़ा रहे हैं, वो अपने साधन बढ़ा रहे हैं। लेकिन हियर इज ए पर्सन जो पैसा साइड बाय साइड अपने आप आता है, लेकिन अगर आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग है तभी आप एक बेहतर डॉक्टर भी बनते हैं। और ऐसी नम्रता, ऐसी हम्बलनेस आपको तभी आता है जब आप ऊपर वाले की रहमत को स्वीकार करते हैं। इसलिए मैं ऐसे डॉक्टर्स के लिए ये कहा करता हूं कि वो शख्स जो तुमसे झुक के मिला होगा, वो शख्स जो तुमसे झुक के मिला होगा, यकीन उसका कद तुमसे बड़ा होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। तो आइए इस बड़े कद वाले
हम्बल डॉक्टर से हम आगे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके इस हॉस्पिटल में आपने कुछ रूम्स वगैरह ऐसे रखे हुए हैं जहाँ पर आप एडमिशन भी करते हैं या नहीं? सर, सबसे पहले तो ये हॉस्पिटल का मिशन ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, यस, डायबिटीज पेशेंट की एक ट्रीटमेंट की अप्रोच अलग होती है। यस, आम आदमी से डायबिटिक पेशेंट की जो इम्यून स्टेटस है और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ा स्पेशल होता है। yes. जैसे एक छोटा सा बच्चा, नवजात बच्चा होता है, उसके लिए जो केयर लिया जाता है और एक डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि एक डायबिटिक पेशेंट की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है दूसरों से, तो उस लिहाज से ये हॉस्पिटल की डिजाइन किया गया और इनमें कमरे दिए गए हैं। और डायबिटिक पेशेंट है तो उनको बुखार भी आ सकती है, छाती की इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे आम आदमी को लूज मोशन डायरिया होती है वो भी हो सकता है, और कुछ इमरजेंसीज हो सकती हैं। पॉपुलेशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि बड़े अस्पतालों में डिपार्टमेंट्स तो जरूर हैं, लेकिन डेडिकेटेड वार्ड अभी धीरे धीरे शायद हो रहा होगा, तो मुझे लगा क्यों ना मैं डायबिटीज की एक स्पेशल सिस्टम बनाऊं। वो मेरी कोशिश रही है। जी हाँ, है। जी, ओके। तो डॉक्टर साहब, once you say that you are totally dedicated to diabetics patient only, so what sort of special care you take of your patients? Sir, there is a thin line of difference between general population with general illness and population of diabetes having the illness. Okay. The care that we take is the protocol we follow, a USP that has to be followed, like a diabetic patient who comes with certain infection. I myself try to see from which background he is coming, from which place he is coming, and based on his social status and personal habits, whether he is a smoker, alcoholic, or what area he is coming from, whether it is a populated area or not. So that gives us an idea that what kind of infection he or she is carrying, so that helps us to cater to the need of that patient. Because if somebody who comes with a very low immunity, having less capacity to fight infection, then we have to see the hygiene of the room around, the crowded traffic should be avoided at that place. So most of the time it happens in very busy hospitals that we take the patient to the ICU straight away. But ICU has its own mental trauma. Nobody wants to get into ICU for every reason. So I tried not to push them into ICU, give them an environment where they can be safe. So Dr. in that way, whosoever patients come, you first personally examine that patient? We have a protocol where the patient comes into emergency, the resident medical officer looks into that thing, then there is a senior resident or a sub-junior consultant, he looks into that, and then the protocol is made, and then he is informing, he will inform whether it is a cardiology case or it is a completely diabetic case or a diabetic cardiology case, and then we set the guidelines of treatment in that case. So how many doctors are working in this hospital under your supervision? Presently, sir, it's a small hospital, 50-bedded hospital. So, sitting in AAA city where there are many big hospitals around, obviously very senior most doctors will not be a full-timer here. So, most of them are visiting consultants to this place. We have good experienced MBBS here, and we have cardiologists dedicated to this place. We have an orthopedician, we got a laparoscopic surgeon, we got a full-time eye specialist. And apart from that, we have nurses. So, based on that, it quite suffices the need of a diabetic patient per se. So, normally in a month, how many patients are approaching here in the hospital? Depends upon the empanelment rates of the hospital, because it is still to get empaneled. So when the empanelment happens, it will be overfilled and lot many patients will be in waiting. But fortunately and unfortunately, there is no such crisis here. So we get almost 3-4 admissions in a day, and we take care of it. So since when you are in this practice, particularly here in this building? This building I have started since 2019.
Yeah, but I started my practice in Gurgaon when I was in Gurgaon in 2005, but I started practicing since 2008. Okay. And I started with general practice because I wanted to reach to every part of the population. Okay. If I show myself as a specialist, I may get restricted from many people around. As I said, my interest was not into showing what I am. My interest is to get into the emotions of people and understand what the society needs. Ultimately, the end of my journey is not showing what kind of specialist I am. As long as I'm saving life, as long as I'm answering them rightly, as long as I'm treating them correctly, my motto is fulfilled. But ultimately, my motto is to create a self-sustenance model, letting the junior doctors and letting the doctors who are opening up small hospitals to understand, make them understand that the failure and success of a hospital is not just the location, it is just what USP you carry and how you can build up your hospital system so that you can cater to the community, and how community will trust you and how you can establish your trust in the community, so that the interaction of a doctor as a treating individual towards the receiver who is ill, that understanding is needed. And another way around, the budgets can also be exemplified. So in one line I would say, sir, making this hospital was my dream because it is what I promised to myself when I lost my mother and father to diabetes. So I sold my houses, I sold my all luxury things, and I put the money here, and the success is still awaited because failure teaches you a lot. So definitely I'm waiting for the time, but yes, I learned a lot. I learned a lot. I'll request Dr. Bhamna to join me for putting more technical questions to Dr. Saab. But Dr. Saab, after hearing you, I salute to your father Saab. I salute to your gurus who have taught you the real essence of humanity. Because this is the rarest of the rare thing which is available in this materialistic world, and I pray for your success. And I would like that you keep on doing. Important is not this that how many times we knock a wrong door. Important is this that ultimately we reach on that door which is going to open the success and going to meet our dreams fulfilled. Wonderful, sir. Your statement is reminding me my school days chapter. Being a sailor, when you are sailing a boat, you should not be afraid of the tides. You have to get into the boat strongly so that you can sail the boat through rough patches. But one day will come, you'll bring treasure from the ocean to the shore. And your wordings has been very encouraging for me, sir. And it's really a real pleasure, sir. Dr. Bhamna is also present, who is a renowned gynecologist, and soon she is going to join Radio Boost as expert for taking interviews, and she being herself a RJ, she'll be working in a very, very versatile way with Radio Boost. Dr. Bhamna Gupta, please. Thank you so much. And it's my pleasure to interact with you people. बहुत अच्छा इंटरव्यू है, और सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, बहुत अच्छा इंटरेक्शन है जिससे जो लोग सुन रहे हैं उन्हें बहुत सारी नई चीज़ एक तो पता चल रही होंगी, सेकंड कि डॉक्टर पर जो पब्लिक का फेथ जो कम होता जा रहा है वो ऐसे डॉक्टर्स जो हैं वो बनाने के काबिल हैं, क्योंकि डॉक्टर और पेशेंट्स का जो रिश्ता है वो बहुत विश्वास का रिश्ता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ जो बढ़ती जा रही है और मेरी फील्ड में भी PCOD बढ़ रही है,
सो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज बेसिक फॉर दैट, जो कि पब्लिक को एक्चुअली नहीं पता। उन्हें बस ये पता है शुगर की बीमारी, शक्कर की बीमारी, कुछ लोगों को तो ये लगता है कि ज़्यादा शक्कर खाने से भी हो जाती है, यहाँ तक एजुकेशन की प्रॉब्लम है। तो मुझे आई नोन कि डॉक्टर साहब एजुकेट भी करते हैं लोगों को। yes. तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि ये एक डॉक्टर की ड्यूटी है, जो अभी जैसी मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस है, जस्ट पेशेंट बीमार हुआ, इवन वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तब वो डॉक्टर के पास आता है, क्योंकि इसके पहले भी वो डायरेक्ट मेडिसिन ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से या फिर इंटरनेट से या फिर कुछ तो भी खा पी करके, कॉम्प्लिकेशंस के बाद डॉक्टर के पास आते हैं और उन्हें सच में अपनी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो ये भी एक डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो बताए कि एक्चुअली उसे कैसी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए रियली मतलब मुझे बहुत खुशी हुई जानकर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने पेशेंट्स को किस तरह से एजुकेट करते हो? मुझे तो सबसे पहले डॉक्टर भावना जी से धन्यवाद कहना है, क्योंकि मुझे लगा कि आज मेरी इंटरव्यू लेने से मेरी एग्जाम जैसे लगेगा, लेकिन उन्होंने मेरे को थोड़ा हल्का कर दिए हैं और बहुत उम्दा क्वेश्चन पूछे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, जब कोई डायबिटीज की ओर चला जाता है, डायबिटीज की ओर जाने से पहले कम से कम 5 साल तो लग ही जाते हैं एक इंसान को, लेकिन जरूरत ये है कि 5 साल पहले क्या चेंजेस उसके बॉडी में आया उसको समझ नहीं आती है। तो वो बात ये हो जाता है कि एक है जिसे आपने प्लेन दे दिया उड़ाने के लिए और नाम पायलट लगा दिए, वो अंदर कॉकपिट में तो बैठ गया, उसको पता चल गया कि ये जो स्पीडोमीटर्स है, ये जो एल्टीमीटर्स हैं, ये सारे एक नंबर्स हैं जिसको मुझे देखना है, लेकिन कैलकुलेशन पता नहीं है, ना उनको नेविगेशन की रूट्स पता है और कैसे कितनी स्पीड्स पे लिफ्ट करना है और कितनी स्पीड पे लैंड करनी है, तो वो प्लेन क्रैश होता है। और दुख की बात ये है कि आज जो हम आम आदमी हैं वो सिर्फ देखते हैं कि जो उनके आंखों पे नजर आती है कि एक नाक, एक होठ, 2 आंख, 2 कान को जिस पे है वो चेहरा है, गर्दन है, एक शरीर है, 2 टांग, 2 हाथ है। नहीं दोस्तों, इसकी बियॉन्ड बहुत कुछ है आपके शरीर के अंदर। उसकी ज्ञात आपको तब होता है जब आप बीमार पड़ जाते हो, उसकी ज्ञात तब होता है जब डॉक्टर आपसे कहता है आपके हार्ट फेल हो गया है, तब आपको याद आती है आपके शरीर में हार्ट है। तो चलिए, बातें ऐसे लंबी होंगी और मैडम की जो क्वेश्चन रहा है, जो एजुकेशन देने का, बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जानना कि आपकी जो दिनचर्या, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपकी शख्सियत कैसी है। आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो, आप बेचैन स्वभाव के हो, या आप कुछ ज्यादा ही आलसी स्वभाव के हो, या आप ऐसे हो जो सोचते हो कि मेरे लिए काम होते रहेगा, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, आपकी जगह कोई और एक्सरसाइज कर ले। ये चीज जानना जरूरी है कि आप कौन से शख्सियत को बिलोंग करते हैं। तो जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं उनकी शख्सियत पहले देखता हूँ और शख्सियत के बारे में उनको टिप्पणी नहीं, उन्हें समझाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए, लेकिन मैं जरूर सोचता हूँ उनको समझाना जरूरी है। दूसरी, आपकी जो खाना है आपके प्लेट में, तो उस खाने के प्रति, आपका प्लेट के साइज के प्रति और आपकी उंगलियों में आपकी डिसिप्लिन कितनी है, और जीवा में जाने के बाद जो खाना आपकी जीवा में चली जाती है, पेट के अंदर लेने की कितनी आपकी डिसिप्लिन, अनुशासन कितना रखते हैं। आम की सीजन में आपको आम की स्वाद लेनी है, चाहे वो 1 पीस लें या 2 पीस लें, स्वाद सेम रहता है, लेकिन उसके लिए जो आपकी भूख की एडिक्शन है वो आपकी डिसिप्लिन पे होता है। आप आज अगर 100 आम खा लेंगे तो वो आम खत्म नहीं होने वाली मार्केट में। सीजन के हिसाब से वो 4 महीने आम है तो 4 महीने मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसके ऊपर आप स्वाद को एंजॉय कर रहे हो या आप वॉल्यूम को एंजॉय कर रहे हो। उसी तरह सारे खाने के ऊपर होता है, तो हम उस खाने की आदत के बारे में पूछते हैं। फिर आता है तीसरा कि जब आपको 24 घंटे भगवान ने दे दिया सुबह राइज होते ही, उन 24 घंटों में आप 10 घंटे ही एक्टिव रहते हैं, क्योंकि 2 घंटे नहाने धोने में, वॉशरूम आने जाने में लग जाती हैं, 8 घंटे आपके सोने में लग जाए, 10 घंटे चली गई और आपके 14 घंटे रह गया। 14 घंटे में 4 घंटे आप इधर उधर की बातों में, शॉपिंग में,
चले जाते हैं तो आपके पास और 10 घंटे रह जाते हैं। 10 घंटे में 8 घंटे जो आपकी ऑफिशियल वर्क होता है उसमें क्वालिटी 5 से 6 घंटे होती हैं, और जो बच जाता है 2 घंटे, उन 2 घंटे में आप क्या करते हैं? उसके बावजूद भी आपकी डेडिकेशन आपकी अपनी मंदिर के लिए, जो आपकी शरीर है, जो आपका मंदिर है जिसमें एक आत्मा बसता है, जिस आत्मा का कोई ना रंग है, ना रूप है, ना मेल है, ना फीमेल है, वो जब छोड़ के शरीर चला जाता है, उस शरीर को लोग नाम लेके बार बार पीट पीट के बोलते हैं तुम आ जाओ, वापस नहीं आता है, उसे बोलते हैं महात्मा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो 10-12 घंटे में आधे घंटे आप अपने लिए टाइम दीजिए उस मंदिर के लिए। तो वो मैं रीड करता हूँ और उन्हें पूछता हूँ कि आप क्या डिसिप्लिन करते हैं। और चौथा, खुश रहने के लिए मानसिकता चाहिए। खुश रहने के लिए आपको मानसिकता चाहिए, हेल्दी रहने के लिए आपको मानसिकता चाहिए, जिंदगी जीने की भी एक मानसिकता चाहिए, और वर्ल्ड को कैसे टेक ओवर करते हो, किस तरह से देखते हो, उसकी मानसिकता चाहिए। अगर आपकी मानसिकता ओवर सेंसिटिव है तो हर बात को आप रिएक्ट करेंगे, दूसरे पे असर आए ना आए आप पे जरूर आ जाएगी। आपकी शांति भंग तब होती है जब आप दूसरे को शांति भंग करने देते हो। तीसरा, जरूरी नहीं हर एक से आप आर्गुमेंट करें, जरूरी नहीं हर चीज की आप जवाब दें, जरूरी नहीं हर चीज अमल करें, क्योंकि वो एक मेंटल हाइजीन की बात होती है। आप मेंटल हाइजीन, तो ये 4 चीजें बहुत जरूरी होता है। एक अनुशासन, सिर्फ अपने पे, समय की सदुपयोग करना, खान पीन पे डिसिप्लिन रखना, और अपनी मानसिकता को बनाए रखना। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छी आपने बातें कही जी। और कुछ क्वेश्चंस जो मैं और पूछने वाली थी स्ट्रेस रिलेटेड, उनका आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे रेडियो के साथी मिस्टर प्रवीण वैद भी आए हुए हैं। आप हिमालयन ड्रग्स कंपनी से बतौर सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रिटायर हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग जो आपने डाइट की बात करी, अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स आपके पास ऐसे आते होंगे जो कि वो कहते हैं यार कितने साल जीना, खा पी लो, मजे करो, उनको कैसे टैकल करते हैं? वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही बढ़िया सवाल किया प्रवीण साहब आपने। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि एज ए डॉक्टर मुझे उस पेशेंट के प्रति क्या अप्रोच होना चाहिए, फिर मैं उसे कैसे समझा सकता हूँ। देखिए, कुछ पेशेंट्स होते हैं बहुत गंभीर होते हैं, कम बातें करते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं बचकाना होते हैं, कुछ छुपाते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ सच बोलते हैं। और कुछ पेशेंट होते हैं डॉक्टर के पास डिसिप्लिन की किताब खोलते हैं, डॉक्टर के चैम्बर से बाहर जाते ही शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो मुझे समझना जरूरी होता है, क्योंकि डॉक्टरी में सबसे पहला जरूरी चीज हो जाता है कि आप अपनी पेशेंट की पहचान कैसे रखते हैं। तो मैं ये कहूंगा, मेरे गुरुजन जो मुझे पढ़ाते थे उनका ये कहना है कि बेटा, जिस दिन तू अपने आप को पिता समझेगा उस दिन तुम्हारे मरीज ठीक हो जाएगा। तो मैं उस दिन समझ नहीं पाया, लेकिन मैं 10 साल बाद समझ गया। आज मुझे मार्केट में प्रैक्टिस करते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 16 साल हो चुका है, और MBBS से तो मेरी 22 साल की एक्सपीरियंस है अभी। तो मैं ये कहूँगा कि जब पेशेंट आते हैं तो मुझे उनका फादर बनना पड़ता है, चाहे वो गंभीर इंसान क्यों ना हो, चाहे वो मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे वो साहब की तरह सिविल सर्वेंट क्यों ना हो, मुझे फादर बनना पड़ता है। और फादर जब तक नहीं बनूंगा उस बच्चे की दर्द को मैं नहीं समझूंगा। ठीक है। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब जो एक्सपीरियंस करा है शुगर पेशेंट है, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स, तो वो झूठा होता, इज ए लायर और थीफ ऑल्सो। घर में सब सोए हुए हैं, रसगुल्ला खा लिया। तो ये कैसे जान पाते हैं कि इज ए लायर और अ थीफ? सर, मैं इस चीज को एक अलग आउटलुक पे बताता हूँ। आउटलुक ये है कि श्री कृष्ण की जो वात्सल्य जीवन को जो हम देखते हैं, माँ यशोदा उनको माखन चोर जब दुनिया कहती है तो वो मानती नहीं है, लेकिन वो माखन चोर जरूर बुलाती है। ठीक है, तो बोलती मेरा राइट है माखन चोर बुलाना, दुनिया ना बुलाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस चीज को सुपर इम्पोज करके कहूंगा कि जिन्हें डायबिटीज हो चुकी है उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हर इंसान मीठा खाना चाहता है। हर इंसान जब जीता है तो सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो लड़ता है, जूझता है। तो उस लिहाज से जब मैं अपने बच्चों के साथ, मेरे पेशेंट मेरे बच्चे होते हैं,
जब मैं उन्हें कहता हूँ मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हें सारे खिलाने दूंगा, चाहे आप रसगुल्ला मांगो खिलाऊंगा, जलेबी मांगो खिलाऊंगा, तली हुई चीज भी मांगो खिलाऊंगा, लेकिन झूठ बोलोगे तो सारा खाना बंद कर दूंगा, जैसे बोलोगे वैसे करूंगा। तो एक तो चीज ये होता है कि वो सच बोलते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा नटखट है, झूठे नहीं है, नटखट है। और दूसरी चीज है, एज ए डॉक्टर, एज ए फादर, मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं अपने पेशेंट, जो बच्चा है मेरे पेशेंट चाहे कोई भी उम्र हो, मेरा बच्चा है, कि मैं उनको डिप्रेशन की शिकार होने दूंगा, कभी नहीं। अगर मेरा बच्चा खुश है तो हेल्दी रहेगा। अगर मैं उन्हें पहले ही डरा दूंगा, अरे तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो तो होने वाला है, वो तो पढ़ रहा है, तो फिर वो मेरे पास क्यों आया, फादर के पास क्यों आया बच्चा? तो मेरा पहला मकसद रहता है कि मैं उन्हें डिसिप्लिन पैम्पर करता हूँ, समझता हूँ उनकी, क्योंकि जो शुगर के लिए क्रेविंग होता है वो एक एडिक्शन होती है। एक डायबिटिक पेशेंट में शुगर क्रेविंग एक एडिक्शन होता है, उन्हें कोई दिल नहीं करता बट एडिक्शन होती है। तो उस एडिक्शन के लिए मैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करता हूँ। मैं बताऊंगा, एक एग्जांपल दूंगा। और खाने के लिए बहुत सिंपल हो गया आजकल, जब से गूगल की जमाना आ गई है। पहले क्या होता था कि एक डायबिटिक पेशेंट बड़ा कंफ्यूज हुआ करता था, सीमित इलाज होती थी, सीमित मात्राओं में खाने के व्यंजन बनते थे। तो आजकल एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम देते हैं। तो गूगल करते हैं तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेजिटेबल्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स सीरियल्स, जैसे आप डालते हैं तो लिस्ट आ जाता है, और उन लिस्ट में आप अपने स्वाद के हिसाब से मेन्यू बना के खा सकते हैं। हम बताते हैं कि आपके वेट के हिसाब से, आपकी एक्टिविटी के हिसाब से इतनी कैलोरीज आपको खाना है, उन कैलोरीज को कैसे डिवाइड करनी है, और आपकी कैलोरीज कब ज्यादा होना चाहिए, कब कम होना चाहिए, दिनचर्या के एक्टिविटीज को देख के बोलते हैं। अब आ जाता है कि जैसे हमारे इस देश में एक बहुत बड़ी, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, क्योंकि हमारे इसमें पर्व फेस्टिवल्स बहुत होते हैं। और इसके पीछे जब मैंने अपने डैड से एक बार पूछा था, पापा इतने फेस्टिवल्स क्यों होते हैं यार, एकादशी होती रहती है, फिर उसके बाद पूर्णिमा होता है, फिर उसके बाद फिर होली आती है, दिवाली आता है, दुर्गा पूजा होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, सब में मीठा होता है। हाँ, तो उस समय पे मुझे ये बोले, बेटा ऐसा है कि हम वो कलरफुल कल्चर के लोग हैं जहां डिप्रेशन अलाउड नहीं है। सेलिब्रेशन की ही इवेंट्स आते हैं ताकि तुम सेलिब्रेट करो, दिस इज ए रीजन टू सेलिब्रेट, एंड सेलिब्रेशन विद ए डिसिप्लिन मेक्स यू लिव लॉन्गर। सो मैं उस चीज को लेके, जब दुर्गा पूजा आता है तो मेरे बंगाली फ्रेंड्स बोलते हैं, दादा आमी रसगुल्ला खेते हो बे, मुझे खाना ही है, बना नहीं कर सकते, तो फिर मैं कैसे करूं? तब मैं उनको बिठाता हूँ, और उनके जो बेटर हाफ है, बेटे हैं या उनकी बहू हैं, जो भी हैं, उनको बोलता हूँ प्लेट लेके आ जाओ, खीरा लेके आ जाओ, टमाटर लेके आ जाओ, रसगुल्ला मैं लाऊंगा, ठीक है? तो खीरा, टमाटर, प्लेट और छुरी के नाम से सुन के वो डरते हैं, पागल है डॉक्टर, तो वो लेके आते हैं। और मैं बोलता हूँ फेस्टिवल कितने दिन चलेगा? तो बोलते हैं फेस्टिवल तो 10 दिन चलेगा। मैंने बोला साइज ऑफ रसगुल्ला इतनी होनी चाहिए, और प्लेट के चारों ओर पेरिफेरी में 2 रिम्स जो होते हैं, खीरा काट के लगाओ, उसके बाद टमाटर काट के लगाओ, बीच में रसगुल्ला, ये सारे रिम्स खत्म होंगे, लास्ट में रसगुल्ले। तो इससे क्या अंदाजा होता है कि वो ये नहीं बोल पाएंगे कि मुझे रसगुल्ला खाने से मना किया, और फाइबर इतना जोड़ दिया कि वो रसगुल्ले की ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाउन हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बात करी गूगल की जी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप ऑफकोर्स फार्मा कंपनी में काम कर रहा है। गूगल हार्म नहीं कर रहा लोगों का? बिकॉज व्हेन वी सर्च गूगल, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम चीज़ें ढूंढते हैं। एक गूगल ने दे दिया एक पूरा आम खाना है, तो मेरे जैसे ने कह दिया आम पूरा खाना है, तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन पूछे हैं साहब, और ये आपकी एक्सपीरियंस बताती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपकी जो फील्ड रही है, जिसमें आपने एक दिन में बहुत सारे डॉक्टर से मिलते हैं और उनकी शख्सियत पढ़ लेते हैं, और कहा जाता है कि एक डॉक्टर की शख्सियत उसकी ओपीडी के बाहर दिखती है, भीड़ से नहीं, पेशेंट की चेहरे से दिखता है। कि पेशेंट चैम्बर से बाहर निकलते वक्त स्माइल लेके निकल रहा है तो डॉक्टर की शख्सियत नजर आती है। तो मैं आपको इस चीज के लिए तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। जहां तक बात गूगल की है सर, देखिए वो एक इकोसिस्टम है, और वो एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें आप जितने सारी चीजें लिखते हैं, जितने आईटी के इंफॉर्मेशन है, वो डंप यार्ड है। एक देखा जाए तो एक वेयर हाउस है, डंप यार्ड है।
आप जो भी ढूंढेंगे उसमें 10 चॉइसेस आते हैं, 100 चॉइसेस आते हैं, 1000 चॉइसेस आते हैं। और हमारी जो ब्रेन है वो बहुत ही डिफिकल्ट चाइल्ड है हमारा ब्रेन। अब मैं इसलिए कहता हूं कि जो चीज से आप डरते हो आपकी आंखें वही तलाशती है, जो चीज पे आपको नजर गड़ गई है, जो इच्छा हो चुका है, आप वही चीज तलाशते हो। साइकोलॉजी वही होता है। तो गूगल क्या करती है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, जो जनरल लेआउट के पेपर्स होते हैं वो जिसने भी उसमें डाला उन सब पेजेस को, वर्ड्स को निकालती है और संगठित करके आपकी सर्च को देखते हुए उसकी सर्च इंजन आपको वो पकड़ा देता है। इसमें बहुत सारे रोल प्ले होते हैं। जैसे कुछ डॉक्टर्स हैं, हम पॉपुलर होने के लिए सर्च इंजन बूस्ट करते हैं, हम अपनी कोई भी चीज़ को बेचने के लिए सर्च इंजन बूस्ट करते हैं, कोई अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बूस्ट करते हैं। तो वो एरिया बूस्टिंग के हिसाब से आपको वो चीज़ मिल जाता है। अब वो चीज़ मिलता है तो जब किसी को प्यास लगी हो और जिसने बहुत दिनों से पानी ना पिया हो, उसको पानी देखते ही लगता है मुझे 2 बूंद पिला दो। अगर उसे बोला जाए भाई कीचड़ है, कोई बात नहीं मुझे पिला दो, बाद में देखता हूँ, तो गूगल वो काम कर रही है। अब बात हो जाता है कि इससे कैसे बचे। देखिए, सरदर्द को कैंसर भी बता देती है गूगल, ठीक है, और डायबिटीज से सीधे हार्ट अटैक और गैंग्रीन तक बोल देती है। लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना है, चाहे हम कितनी भी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ जाएं, रोबोट्स बना लें, इंसान की दिमाग ही उसे बनाती है। इंसान इंसान को पहचानता है, मशीन तो इंसान का पैदा किया हुआ चीज है। तो उसे डिसिप्लिन से ज्ञान रखें, वरना आप मानसिक तनाव के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत बार हम ये कहते हैं पेशेंट्स को कि गूगल की ज्ञान आप थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। हाँ, जैसे दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। अच्छा, दूसरी चीज डॉक्टर साहब, जो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो बदलते रहते हैं। आजकल ये भी ड्रग कंपनीज इंट्रोड्यूस करती हैं कि पैरामीटर्स, जैसे आपने कहा कि वो अपना सर्च इंजन में डाल दिया और वो स्टॉक हो गया। जैसे फास्टिंग में from 80 to 100 is considered to be okay, and after having your breakfast and all, then up to 160 is said to be okay. What do you say about it? I would rather say this way. See, I don't get into those controversial statements because we are into very big platform, and this platform is for the social cause, and it gives right information to the community. We don't have any rogue intentions towards any company or anything. I would rather say, I think the scientific community which has been floated by the Association of Doctors and the pharmaceutical research officers and the health body of the governments all over the world, ये जो पैरामीटर्स हम सेट करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की पैरामीटर हो गया या शुगर की पैरामीटर हो गई, जैसे अभी गंभीर साहब ने कहा, देखिए ये पैरामीटर्स एक एवर इवॉल्विंग सिस्टम है। कोई भी एक टूल जब आप बना लेते हैं, उस टूल को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर वो टूल की शेप एंड साइज सेम रहती है 100 साल तक, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी रिसर्च नहीं हुई है। अगर मैंने एक व्हील में एक नट बोल्ट सेट किया, उसी तरह की मैंने प्लस को बना रखा है और वो 100 साल से वैसे ही है, तो मेरे व्हील्स में कोई चेंज नहीं हुआ, मेरी रिसर्च आगे नहीं बढ़ी है। तो मेरा कहना ये है कि आज अगर डायबिटीज की जानकारी अगर हमारे वर्ल्ड में है तो बहुत कम है। अभी बहुत काम करनी है डायबिटीज के ऊपर, क्योंकि आज डायबिटीज सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल के बाहर तक, अभी तो मॉलिक्यूलर लेवल पे घुस रहे हैं। कल जब जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाएगी तो ये सारा पैरामीटर्स बदलने हैं। अगर हम पैरामीटर सेट करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे एक कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमें चाहिए मिनिमम सैंपल साइज 10,000 होनी चाहिए, 20,000 होनी चाहिए, प्री डायबिटिक 20,000 हो, नॉन डायबिटिक 20,000 हो। नॉन डायबिटिक प्री डायबिटिक आने में जो लोग हैं उनकी भी एक सैंपल करें, उसकी एक स्टडी होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, सर्वे, ताकि बर्गसोनियन बायस है दिखाती है कि आप बायस तो नहीं हो गए वो स्टडी में। उन स्टडीज से ये पता चलता है कि कितनी रेंज में हम डायबिटीज को यस बोले और कितने रेंज में प्री डायबिटीज बोले और कितने रेंज में नॉन डायबिटिक बोले। और रेंज किस तरह डिसाइड होता है, रेंज डिसाइड होती है डिपेंडिंग ऑन द रेस। आप हिस्पानिक है या आप कॉकेशियन है, तो जैसे मंगोलॉइड है, तो
हर एरिया के हिसाब से इंसान की अपनी इंसुलिन प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है। फैट आपके एब्डोमेन में, एशियंस में एब्डोमेन में फैट ज़्यादा होता है और कहीं नहीं होता, बाकी जगहों पे स्किन के नीचे फैट होती है। तो कहाँ पे फैट हो तो ज़्यादा डायबिटिक की रिस्क होता है, और कितना शुगर किसमें ज़्यादा जाता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो वो एक होता है कस्टमाइज ट्रीटमेंट में, वो हम माइन्यूटली एज ए स्पेशलिस्ट देखते हैं। बट एज ए जनरल वे में लोगों को सेंसिटाइज कराने के लिए, जैसे हमें पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, वो ए फॉर एप्पल क्या, ए फॉर आम भी हो सकता है, ए फॉर एलिगेटर भी हो सकता है। बट पढ़ाने के लिए अगर एक नर्सरी स्कूल में ए फॉर एप्पल बोलता है, दूसरी जगह ए फॉर एलिगेटर बोलेगा, तो वो चीज इस पैरामीटर्स में आती है कि हम जब स्क्रीनिंग करते हैं तो बोलते देखिए आपको 5.3 से 5.7 तक आप नॉर्मल हो, 5.7 से 6.4 तक प्री डायबिटिक हो, 6.5 क्रॉस किए तो आपको डायबिटीज होगा, 6.5 क्रॉस कर चुके हैं तो डायबिटीज प्रूफ करने के लिए आपको फास्टिंग एंड पोस्टप्रांडियल देखना होगा। अगर आपकी फास्टिंग 126 के ऊपर पार है और पोस्टप्रांडियल 200 के ऊपर पार है, HbA1c 6.5 पार है, तो आप न्यूली डायग्नोज कहोगे। अगर आपका HbA1c पार हो चुका है, फास्टिंग ज्यादा आ रहा है लेकिन पीपी कम है, तो आपका फास्टिंग इंटॉलरेंस है, इट्स नॉट डायबिटीज बट डायबिटीज की ओर जा चुके हो, ऑल्दो 6.5 पार कर चुके हो। तो फास्टिंग इंटॉलरेंस अगर होता है तो रात की शुगर बढ़ने की चांसेस क्यों हो गई, क्या बीच रात में शुगर गिरती है और उसके बाद उनका शुगर बढ़ता है, वो अपनी एक किस्सा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट आता है, रीडिंग लेके आता है, 4 दिन तो बहुत ज्यादा आ गया, 4 दिन बहुत नीचे गिर गया, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस केस होता है। हम ग्लूकोज टॉलरेंस, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं उनमें। तो साइंटिफिकली अगर मुझे पूछें तो जनरल स्क्रीनिंग के लिए ये बात होती है कि आप अगर 90 से 124 के बीच में है और 100 पार कर रहे हैं तो हम आपको लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे। अगर आप 126 पार कर रहे हैं, 200 पार कर रहे हैं, 6.5 पार कर रहे हैं, तो आप डायबिटिक है। बट अब जब आपकी इलाज हो रही है तो आप कब से डायबिटिक हैं मैटर करता है। आप 5 साल से ज्यादा डायबिटिक हैं, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो मुझे आपके HbA1c को स्ट्रिक्टली कंट्रोल नहीं करना है, मुझे 7 तक रखना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आपको शुगर गिरा दूंगा तो आपका हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ता है, क्योंकि एज के हिसाब से आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट वैरी करता है। और जो बच्चे की मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है, आपकी मेटाबॉलिक रेट इतना फास्ट नहीं होगा। एक बच्चा 2 रोटी खा जाएगा आपके पास, लेकिन आप आधी रोटी कंप्लीट नहीं किए होते हैं, तो आपका शुगर ज्यादा टाइट कंट्रोल करना खतरे से बाहर नहीं होता है। तो हम पैरामीटर्स कस्टमाइज करते हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल डॉक्टर साहब, अल्कोहल का मतलब काफी प्रचलन है, हाउ मच इट इज हार्मफुल फॉर ए डायबिटिक पेशेंट्स? सर, अल्कोहल इज ए सब मिनिमल कैलोरी सब्सटेंस है। उसमें जो कैलोरी आता है वो इतना भी नहीं है कि आपको एनर्जी दे और इतना कम भी नहीं कि फैट ना बना दे। इनिशियली बहुत डायबिटिक पेशेंट कहते हैं कि मैं अल्कोहल लेता हूं तो मेरा फास्टिंग गिर जाती है, अल्कोहल नहीं लेता हूं तो फास्टिंग बढ़ जाती है। वो कुछ दिन के लिए होता है, वो लैग पीरियड होती है, जब तक लीवर फैटी ना हो जाए। जिस दिन लीवर फैटी हो जाएगा तो उनकी फास्टिंग सदैव बड़ा मिलेगा। अल्कोहल आपकी जो मसल्स होती हैं, जो नेक मसल्स, उसको रिलैक्स कर देता है और माइंड को इतना ज़्यादा रिलैक्स कर देता है कि आप खर्राटे लेने लगते हैं। खर्राटे में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रिटेन हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होने के कारण आपकी हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ती है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक होने की रिस्क ज़्यादा हो जाता है। दूसरी है कि अल्कोहल से ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। ट्राइग्लिसराइड एक अनरिफाइंड बिगेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी पैंक्रियास को इरिटेट करके बीटा सेल को जल्दी थका देती है, जिसके कारण आपकी शुगर आने वाले दिन में अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तीसरा है कि अल्कोहल नियमित मात्रा से ज्यादा आप लेते हैं तो आपकी सेरिबेलम जो बैलेंसिंग ऑर्गन है वो डिजेनरेट करती है, तो इसलिए हार्मफुल होता है और हार्ट के लिए डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये थे डॉक्टर राजदेव पेट्रो, जिनसे आज पहली मुलाकात में हमने आपसे बहुत विस्तार में डायबिटिक के बारे में बात की। हमने डॉक्टर साहब से हम्बल वे में परमिशन ले ली है कि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करने के लिए हम डॉक्टर साहब के पास गाया बगाया आया करेंगे और ये हमारे स्टूडियो में भी आके बहुत अच्छे से बात कर सकेंगे।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर पेट्रो का बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ कि एक ऐसे डॉक्टर के वक्तव्य को हम आप तक ला पाए हैं जो स्वयं भी जीवन की सोच को बहुत बैलेंस रखते हैं, जिसमें सभी वेद पुराणों का भी इनपुट है और विशेष तौर पर इनके बुजुर्ग पेरेंट्स का भी इनके ऊपर आशीर्वाद है। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर साहब आपका पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आभार है, आपने मुझे मौका दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।